जब रुद्र दादा और दादी से ये कहता है कि दिशा प्रताप हाउस में ही रहेगी और उसकी शादी शुभ से की जाएगी, तो ये सुनकर शुभ काफी गुस्सा होता है और दिशा को बुरा भला कहता है, जिस पर उसे दादी बहुत डांटती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी उम्र करीब 52 साल की होगी, वो हॉस्पिटल के बाहर एक महंगी गाड़ी से उतरकर गुस्से में अंदर चला गया। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर आकर चिराग और विराज को देखता है तो वो गुस्से में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगता है। तभी वहां सोमनाथ आया। सोमनाथ ने कहा, अशोक चौहान, चक्कर लगाने से तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं हो जाएंगे। इस पर अशोक ने गुस्से में कहा, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चों की ये हालत किसने की है तो मैं उसकी चिता को आग भी नसीब नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सोमनाथ ने कहा, उन्हें तुम बाद में ढूंढना, पहले अपने बच्चों की इज्जत बचाओ। तुम्हारे दोनों बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे दुनिया वाले तुम्हारे मुंह पर थू थू कर रहे हैं कि जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता वो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेगा, और अब सारे इन्वेस्टर पैसा मांग रहे हैं। ये सुनकर अशोक चौहान ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोमनाथ और अशोक चौहान दोनों बिजनेस पार्टनर थे। तभी सोमनाथ ने अकड़ में कहा, मैंने अनुष्का की शादी विराट से तय की थी, लेकिन मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं ऐसे लड़के को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसे खुद पर कंट्रोल ना हो। ये सुनकर अशोक ने गुस्से से कहा, किसी ने सही कहा है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले वहां से भागते हैं। इस पर सोमनाथ ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम्हारे साथ अपनी डील नहीं तोड़ी है, पर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं कर सकता। इतना कहकर सोमनाथ वहां से जाने लगा तो अशोक चौहान ने ताने मारते हुए कहा, सोमनाथ राठौर, बेटी तो तुम्हारी भी सेक्स रैकेट में फंसी हुई है। सुना है तुम्हारी बेटी लड़कियों की सप्लाई करती थी, और तुम मेरे बेटों की चिंता छोड़ो और अपनी बेटी को बचाओ। ये सुनकर सोमनाथ ने एक नजर अशोक चौहान को गुस्से से देखा और फिर वहां से चला गया। अशोक चौहान गुस्से में अभी बैठा था कि तभी उसके पास डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अशोक चौहान, आपके बेटे को बहुत बुरी तरह मारा गया है, इसलिए इन्हें रिकवर होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ये सुनकर अशोक ने अपनी आंखें बंद की और खुद ही गुस्से में कहा, जिसने भी मेरे दोनों बेटों की ये हालत की है उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें तो मैं मौत के दरवाजे तक लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ रुद्र का ऑफिस। रुद्र इस वक्त मीटिंग में बैठा हुआ था और उसके सामने इन्वेस्टर बैठे हुए थे। निहाल भी वही था, लेकिन रुद्र का ध्यान मीटिंग में नहीं था। वो बार बार अपने मोबाइल को देखता और चैट करने लगता। ये देखकर निहाल ने धीरे से रुद्र के कान में कहा, तू जा कर ले किट्टू से चैट, यहाँ मैं संभाल लूंगा। निहाल की बात सुनकर तो रुद्र तो जैसे एकदम से खुश हो गया और फिर वो मीटिंग हॉल से बाहर चला गया और मैसेज में किट्टू से बात करने लगा। थोड़ी देर में नील भी रुद्र के केबिन में आ गया और इस वक्त नील भी अपने फोन में बिजी था। और फिर दोनों करीब 2 घंटे तक एक ही केबिन में बैठे हुए बिना एक दूसरे से बात किए मैसेज में चैट कर रहे थे। दोनों चैट करते हुए कभी हंसते, कभी मुस्कुराते तो कभी शर्माते। वहीं जब निहाल मीटिंग खत्म करके वापस आया तो उसने एक नजर नील को देखा और फिर रुद्र को, और फिर अपने मन में कहा, ये दोनों तो लगे हुए हैं, एक सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। तभी निहाल ने नील और रुद्र को सुनाने के लिए कहा, इश्क ने निकम्मा बना दिया, वरना आदमी तो ये भी काम के थे। इस पर नील ने चिढ़ते हुए कहा, हम तो निकम्मे हैं पर तू तो बड़ा काम का है, पर तुझसे अभी तक अपनी कबूतरी नहीं पटी। इस पर निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, यार नील का तो समझ आता है कि ये 1 नंबर का दरियाई घोड़ा है, तू भी नील जैसा हो गया। रुद्र ने कहा, कल वो कॉलेज चली जाएगी, उसके बाद मैं चैट नहीं करूंगा। निहाल करीब 10 मिनट खड़ा रहा, लेकिन ना तो रुद्र ने उसे देखा और ना ही नील ने, जिससे निहाल इरिटेट हो रहा था। तब निहाल ने चिल्लाकर कहा, बस करो यार। नील ने बड़े प्यार से कहा, चिल्ला क्यों रहा है, तू भी अपनी कबूतरी से बात कर ले। इस पर निहाल ने मन ही मन कहा, कबूतरी मेरे दिल की बात समझती तो नहीं है, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरी कबूतरी मेरे दिल की हालत को समझेगी। और फिर निहाल भी अपना मोबाइल निकालकर बैठ गया और वो नव्या की फोटो को देखने लगा। उधर प्रताप हाउस में नव्या ने कहा, शुभ, तुझे भाई ने दिशा और किट्टू भाभी का एडमिशन कराने के लिए कहा था, तू भूल गया क्या? दिशा का नाम सुनकर शुभ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, एडमिशन ऐसे नहीं होते, टाइम लगेगा और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करा दूंगा। ये सुनकर नव्या ने कहा, हाँ तो ध्यान से करा देना, वरना तू जानता है रुद्र भाई का गुस्सा। इस पर शुभ ने कहा, बोला ना करवा दूंगा। नव्या शुभ बात कर रहे थे कि तभी नव्या की फ्रेंड तनु वहां आ गई। तनु शुभ को मन ही मन पसंद करती थी, या कह सकते हैं कि शुभ तनु का क्रश था, और वो प्रताप हाउस में नव्या से मिलने नहीं आती थी, बल्कि नव्या के बहाने शुभ से मिलने आती थी। तभी तनु ने नव्या को देखकर कहा, हेलो नव्या, कैसी हो?
इस पर नव्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नव्या का फोन रिंग होने लगा और ये देखकर नव्या अपना फोन लेकर वहां से चली गई। नव्या को वहां से जाते हुए देखकर तनु शुभ के बिल्कुल पास में आकर बैठ गई। शुभ इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और तनु धीरे धीरे शुभ के करीब आ रही थी। शुभ तो पहले ही गुस्से में था। तनु की इस हरकत से उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने तनु का हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, क्या बदतमीजी है, उठो यहाँ से। तब तनु ने अपनी एक उंगली शुभ की गर्दन पर फेरते हुए कहा, बदतमीजी कहाँ है, आजकल तो ये सब नॉर्मल है। शुभ जानता था कि अगर उसने तनु को कुछ भी कहा तो नव्या बहुत चिल्लाएगी, इसलिए शुभ वहां से खड़ा होकर अपने कमरे में चला गया। तनु भी पीछे पीछे शुभ के कमरे में चली गई। शुभ ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने लैपटॉप पर ही काम करता रहा। तनु कमरे में आई और उसने शुभ के कमरे का गेट बंद कर दिया और फिर वो धीरे धीरे शुभ के पास आ गई और शुभ के सामने खड़ी हो गई। शुभ ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो आग बबूला हो गया। शुभ ने गुस्से में कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। तनु ने अपनी जैकेट उतारते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता एक लड़की एक लड़के के कमरे में क्यों आती है और अकेले में एक लड़का और एक लड़की क्या करते हैं? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। और फिर ये कहते हुए तनु ने अपनी पूरी जैकेट उतार दी। ये देखकर तो शुभ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आखिर शुभ था तो रुद्र का ही भाई, इसलिए उसका गुस्सा भी रुद्र के गुस्से से कम नहीं था। फिर भी शुभ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अपनी जैकेट उठाओ और चली जाओ, वरना मुझसे गलत हो जाएगा, समझी, जाओ। ये सुनकर तनु ने अपनी जैकेट बेड पर फेंकते हुए कहा, तो कर दो ना गलत, तुम्हें रोक कौन रहा है, मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे साथ कुछ गलत कर दो। और फिर ये कहकर तनु फिर से शुभ के करीब आ गई और अपनी उंगलियां शुभ के सीने पर चलाने लगी। अब तो शुभ का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया और फिर उसने गुस्से में तनु का हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर उसने गुस्से में ड्रॉर खोली और एक गन निकालकर तनु को पॉइंट करते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी, इसलिए निकलो यहाँ से। शुभ के ऐसा करने से तनु डर गई और फिर शुभ ने तनु का एक हाथ पकड़ा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और फिर उसने तनु का जैकेट उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, आज के बाद अगर मेरे आसपास भी दिख गई तो मैं तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगा। शुभ का ऐसा रूप तो तनु ने पहली बार देखा था। तनु ने शुभ को जितनी बार भी देखा था उसे हंसता, मजाक करता और मुस्कुराता देखा था, लेकिन तनु को नहीं पता था कि शुभ के अंदर इतना गुस्सा भी है। इसके बाद तनु ने अपनी जैकेट उठाई और जाते हुए अपने मन ही मन में कहा, शुभ तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा, तुमने तनु को मना किया है, तनु अपना बदला लेकर रहेगी। इधर रामू काका किचन में काम कर रहे थे, तभी दादी ने उसे आवाज लगाई, अरे रामू, जरा इधर आना। ये सुनकर रामू काका ने अपने पास ही खड़ी दिशा से कहा, बिटिया ये खाना शुभ के कमरे में दे आओ, हमें मालकिन बुला रही है। दिशा रामू काका को मना करना चाहती थी, लेकिन रामू काका ने उसे इतना वक्त ही नहीं दिया और रामू काका ने प्लेट सीधे दिशा के हाथ में रखी और दादी के पास चले गए। वहीं तनु गुस्से से हॉल में चक्कर लगा रही थी कि तभी उसकी नजर दिशा पर गई, जो एक प्लेट में खाना लेकर शुभ के कमरे की तरफ जा रही थी। तनु ने दिशा को देखकर कहा, ए लड़की सुनो। दिशा ने कहा, जी कहिए। तनु ने कहा, ये खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? दिशा ने कहा, शुभ जी के लिए। तनु ने कहा, ये प्लेट मुझे दो और मेरा बैग गार्डन में रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। ये सुनकर दिशा ने प्लेट तनु को पकड़ाई और गार्डन में चली गई। तनु जल्दी से किचन में गई और उसने शुभ की सब्जी में बहुत सारी मिर्ची डाल दी। थोड़ी देर में दिशा गार्डन से वापस आकर कहने लगी, आपका बैग गार्डन में तो नहीं है? ये सुनकर तनु ने एटीट्यूड में कहा, ये पकड़ो अपनी प्लेट, आंखें होंगी तभी तो दिखेगा ना, अंधी कहीं की, मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर तनु वहां से चली गई। वही शुभ अपने कमरे की खिड़की से तनु को जाता हुआ देख रहा था और ये देखकर वो बोलता है, चलो जान छूटी इस लड़की से। वहीं दिशा अपने हाथों में प्लेट लेकर शुभ के कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ निहाल अपनी कार में बैठा हुआ सड़क की रेड लाइट पर रुका हुआ था। निहाल सिग्नल ग्रीन होने का वेट कर रहा था। तभी उसने अपनी गाड़ी के बराबर में नव्या की गाड़ी को देखा। थोड़ी देर में सिग्नल ग्रीन हो गया और नव्या की गाड़ी आगे चली गई। ये देखकर निहाल ने नव्या की गाड़ी को फॉलो किया। नव्या की गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर रुक गई। नव्या ने चिराग का वीडियो नहीं देखा था, लेकिन उसके किसी कॉमन फ्रेंड ने चिराग की हालत के बारे में उसे बता दिया था, इसलिए नव्या चिराग को देखने हॉस्पिटल आई थी। नव्या जब हॉस्पिटल के अंदर चिराग से मिलने पहुंची तो उसने देखा चिराग बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। चिराग के पैरों और हाथ की उंगलियों में प्लास्टर लगा हुआ था और उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर नव्या रोने लगी और फिर नव्या ने रोते रोते कहा, क्या हो गया चिराग तुम्हें, किसने की तुम्हारी ये हालत? तभी वहां अशोक चौहान आ गया। उसने नव्या को देखा तो समझ गया कि हो ना हो ये चिराग की कोई दोस्त है या उसकी गर्लफ्रेंड। अशोक चौहान ने नव्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा ये ठीक हो जाएगा, तुम चुप हो जाओ।
ऐसे नहीं रोते। नव्या ने सुबकते हुए कहा, अंकल ये ठीक हो जाएगा तो प्लीज आप मुझे फोन करके बता देना, मैं चिराग से मिलने आ जाऊंगी। ये सुनकर अशोक चौहान ने कहा, हाँ बेटा मैं कर दूंगा इन्फॉर्म। ये सुनकर नव्या अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई और फिर अशोक चौहान अपना फोन निकालकर किसी को फोन करते हुए बोला, मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके कलेक्ट करो। वहीं नव्या रोते हुए हॉस्पिटल के बाहर आई तो उसकी नजर निहाल पर गई, जो अपनी गाड़ी से टेक लगाकर नव्या को ही देख रहा था। और इस वक्त वो नव्या को गुस्से से देख रहा था क्योंकि निहाल ने नव्या को चिराग से मिलने के लिए मना किया था और इस बात पर नव्या ने उसे प्रॉमिस भी किया था। अब क्या करेगा निहाल? क्या तनु की इस हरकत से शुभ एक बार फिर दिशा पर अपना गुस्सा निकालेगा? क्या नव्या निहाल के दिल की हालत समझेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।